तो उन्माद अपस्मार मानसिक व्याधि के बाद अगला लेक्चर है हम लोग चरक चिकित्सा से छत्तीसगढ़ चिकित्सा। छत्तीसगढ़ बेसिकली काफी कुछ इसमें जो है राजक्षमा जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, राजक्षमा, शोष और छत्तीसगढ़ इन तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। क्या सिमिलरिटी है, कैसे पढ़ेंगे उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो अगला लेक्चर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में जैसा भी हमने बताया कि राजक्षमा, शोष, छत्तीसगढ़ सब मिलते जुलते हैं, लक्षण लगभग मिलते जुलते हैं। तो आयुर्वेद में वर्णित छत्तीसगढ़ नामक रोग राजक्षमा का एक प्रमुख हेतु है। मतलब ये क्या है, राजक्षमा का एक कारण हो सकता है। हमने आपको निदानार्थ का रोग पढ़ाया था, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये राजक्षमा का एक कारण हो सकता है। अर्थात क्षत या आघात के पश्चात रोगी क्षीण हो जाता है। क्षत एवं क्षीण एक साथ मिलकर विशेष लक्षण युक्त रोग उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख्यतः उरह प्रदेश में, उरह यानी कि लंग्स में, ठीक है ना, चेस्ट रीजन में ये समस्या उत्पन्न होती है छत्तीसगढ़ में। आचार्य चरक ने अपस्मार चिकित्सा के बाद छत्तीसगढ़ का वर्णन किया है, जैसा कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सुश्रुत ने इसका पृथक वर्णन नहीं किया है, ठीक है ना, ऐसा कोई अलग से चैप्टर उन्होंने छत्तीसगढ़ का नहीं बताया। फिर भी उन्होंने जो शोष वाला जो चैप्टर है, यानी जो राजक्षमा का चैप्टर है उत्तर तंत्र में 41, वहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। माधव निदान में 10वें चैप्टर में आया है। फिर इसके बाद हम आते हैं सामान्य निदान क्या है। कोई भी व्याधि होगी उसका कुछ कारण होगा, निदान होगा, है ना। याद करिए हमने आपको राजक्षमा में बताया था कि अपने साहस से, मतलब अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करना, याद आ रहा है राजक्षमा में। तो यहाँ भी वही है, अपने शक्ति से अधिक बल लगाकर बार बार धनुष की डोर चढ़ाना। कहने का तात्पर्य है कि अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करना, अधिक भार उठाना, विषम या ऊंचे स्थान से गिरना, और दौड़ते हुए बैल या घोड़े को रोकना। ये चारों के चारों साहस वाले हैं। चारों तो नहीं कहेंगे, ये पहला, दूसरा और चौथा जो है ये अयथा बलमारंभम, मतलब अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करना। जैसे वहां राजक्षमा का ये कारण था, वैसे यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ का कारण है, ठीक है ना। तो तीन तो हम लोग वहीं से पढ़ के आए हैं। भाई धनुष चढ़ाएगा, उसकी सामर्थ्य है नहीं, है ना। जैसे आपने रामायण देखा, स्वयंवर में सामर्थ्य नहीं थी, फिर भी लोग प्रयास कर रहे थे। तो शक्ति से अधिक बल लगा बार बार धनुष की डोर चढ़ाना, अधिक भार उठाना, दौड़ते हुए बैल या घोड़े को रोकना, काष्ठ या पत्थर को दूर तक फेंकना, है ना। वो गोला फेंक होता है, कैचक्सिक है बिल्कुल, और बहुत दूर तक खुदे फेंक रहा है, भले न जाए। महानदी में तैरना, नदी में तैरना, वो भी विपरीत धारा में तैरना। तेज गति वाले वाहन के साथ दौड़ना, साथ मतलब वाहन चल रहा है और उसके साथ में रेस लगा रहा है, ये भी एक तरीके से अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करना हुआ। ये कुछ निदान बताए गए हैं छत्तीसगढ़ के। फिर आते हैं हम लोग विशिष्ट निदान क्या है। चरक ने उपर्युक्त निदानों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के कुछ विशिष्ट निदानों का वर्णन किया है, जैसे कि व्यायाम आदि कार्य शक्ति से अधिक करना, वही हुआ साहस, ठीक है ना। उत्तम भोजन न मिलना, यानी कि प्रॉपरली डाइट नहीं मिलना। दुर्बल होने पर भी अति मैथुन में प्रवृत्त होना, यानी कि व्यवहार में प्रवृत्त होना, ठीक है ना, व्यवहार में प्रवृत्त होना। तो क्या होगा, वहां पे व्यवहार में प्रवृत्त होने पे धातु क्षय हो रहा था, ठीक है ना, एक कारण वहां व्यवहार था, ड्यू टू एक्सेसिव क्वार्टर्स, वहां पे व्यवहार था। फिर बात करते हैं हम लोग संप्राप्ति। अल्प रुक्ष एवं प्रमिताशन करते हुए अति मैथुन में प्रसक्त रहने वाले व्यक्ति के वक्षस्थल में पीड़ा होती है। अल्प रुक्ष एवं प्रमिताशन, प्रमिताशन हमने आपको बताया था, नपा तुला भोजन करने वाला, डाइटिंग पे रहने वाला, ठीक है। तो अल्प रुक्ष एवं प्रमिताशन करते हुए सब वात को बढ़ाने वाले कारण हैं।
अति महत्वपूर्ण यानी कि धातु क्षय की तरफ जा रहा है। कौन सा धातु क्षय? प्रतिलोम क्षय। हमने आपको बताया था कि अगर अति महत्वपूर्ण में लगा हुआ है तो शुक्र क्षय, फिर पीछे की भी धातु में क्रमशः क्षय होती रहेंगी। ऐसे व्यक्ति के वक्ष स्थल में पीड़ा होती है, वक्ष प्रदेश फट जाता है एवं उसमें टूटने के समान पीड़ा होती है, अंग सूखने लगते हैं एवं फुफ्फुस में क्षत होने से रोगी अत्यंत क्षीण हो जाता है तथा शुक्र एवं ओज, वहां भी राजक्षमा में भी ओज का क्षय हो रहा था, यहाँ भी शुक्र एवं ओज का क्षय होने से रोगी अत्यंत क्षीण हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दोनों काय चिकित्सा से भी पढ़ा रहा हूँ और चरक भी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये मत सोच लो कि हमारा काय चिकित्सा कैसे होगा। अब इससे ज्यादा कोई काय चिकित्सा में आपको अमृत नहीं दे देगा बच्चा। ठीक है ना, यही है काय चिकित्सा की बुक है, उससे ये पढ़ा रहा हूँ। अभी फिर अभी चरक पे आता हूँ। रुक्ष अल्प प्रमिताशन अति स्त्री सेवन यानी वैवाह में लगा रहेगा। इन सभी कारणों से कुपित त्रिदोष, बेसिकली वाद कुपित होगा, यहाँ पे त्रिदोष यानी तीनों दोषों का कोप हो जाएगा। वक्ष प्रदेश में पीड़ा, तीव्र पीड़ा, ठीक है ना। पार्श्वशूल एवं रक्त मिश्रित कफ की प्रवृत्ति, पार्श्वशूल मतलब लेटरल साइड में फ्लैंक्स में पेन होगा वहां पे, और रक्त मिश्रित कफ की प्रवृत्ति मतलब जो स्टीवन होगा उसमें रक्त मिश्रित कफ की प्रवृत्ति होगी, निकलेगा। फुफ्फुस में क्षत हो जाएगा, ठीक है ना। और शुक्र ओज क्षय से क्षत क्षीण व्याधि उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ चिकित्सा 11 भी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्त्रीषु च अति प्रसक्त्वम रुक्ष अल्प प्रमिताशिना, मतलब ये निदान बताया है, संप्राप्ति भी कह सकते हैं इसको। कारण उसमें क्या क्या है? स्त्री अति प्रसंग, स्त्री के साथ बहुत अधिक समय तक व्यवहार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रुक्ष अल्प और प्रमिताशन, ये ऐसे आहार का सेवन करने से वो सारे के सारे जो अभी हमें ऊपर बताए क्या होगा, त्रिदोष जो है कुपित हो रहा है और वक्ष प्रदेश में प्रवेश करेंगे त्रिदोष, तीव्र पीड़ा करेंगे, पार्श्वशूल रक्त मिश्रित कफ की प्रवृत्ति करेंगे, फुफ्फुस में क्षत उत्पन्न करेंगे, शुक्र ओज क्षय होने से क्षत क्षीण, ठीक है ना। पूर्व विरुज्यते तस्य विद्युत अथ विभज्यते प्रपीडते तत्पार्श्वे शुक्तंगे प्रवेपते कर्मार्द्वीर्यं बलम वर्णो रुचि अग्निर्गीयते जरो व्यथा मनोदैन्यम विभेदो अग्निवधार। अभी पढ़ा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक चिकित्सा का ही है, 11वें चैप्टर का। संप्राप्ति चक्र था ये, संप्राप्ति घटक दोष तीनों हो गए। दूष्य रसादि धातु में, स्रोतस प्राण और रस है, ठीक है ना। अधिष्ठान वक्ष प्रदेश है, स्रोतो दुष्टि विमार गमन, साध्यता साध्यता कृच्छ साध्य है। यहाँ पे कोई भेद का वर्णन नहीं है। इसका पूर्व रूप इंपॉर्टेंट है, इसका पूर्व रूप वात व्याधि के पूर्व रूप से मिलता है। हमने बताया इसका पूर्व रूप वात व्याधि के पूर्व रूप से मिलता है। पूरा छत के पूर्व रूप अव्यक्त है, अव्यक्त कह सकते जिसको व्यक्त न किया जा सके, तो इसका भी पूर्व रूप अव्यक्त है और वात व्याधि का भी पूर्व रूप अव्यक्त है। क्या डिफरेंस है? अभी हम चरक जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको, हिंदी मतलब दोनों का सेम ही है कि दोनों के पूर्व रूप अव्यक्त हैं, उरह छत के भी और वात व्याधि के भी। लेकिन इस श्लोक में थोड़ा सा एक में तेषाम है और एक में तस्य है, किसमें कौन सा है अभी वहां पे हम लोग पढ़ेंगे जब चरक अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के जो है पूर्व रूप अव्यक्त हैं जिन्हें व्यक्त न किया जा सके। फिर उरह छत एवं क्षीण के सामान्य लक्षण की बात करते हैं। उरह छत एवं क्षीण पृथक पृथक व्याधि न होकर एक ही व्याधि की दो अवस्थाएं हैं। इनके लक्षण निम्न प्रकार हैं। क्या है? उरह प्रदेश में पीड़ा, रक्त वमन, कास। वहां हम लोग क्या बात कर रहे थे? तीन रूपा काजर हमने आपको बताया, कास, ज्वर और रक्त स्टीवन, ऐसा हमने आपको वहां पे बताया था। यहाँ पे ज्वर की जगह पे उरह प्रदेश में पीड़ा है, कास भी है, रक्त वमन भी है, और खाली उरह प्रदेश में पीड़ा दे दिया है, पेन इन चेस्ट। ये तो हुआ छत के। ध्यान दीजिएगा, अभी श्लोक आएगा तो वहां दो लाइन है छत क्षीण के लक्षण, तो पहली वाली लाइन छत की रहेगी और दूसरी लाइन क्षीण की रहेगी, तो हम आपको वहां पे भी मार्क कराएंगे उसको। तो छत में तीन लक्षण हैं, ठीक, कास, रक्त वमन और उरह प्रदेश में पीड़ा, यानी कि छत और क्षीण दोनों शब्दों के लक्षण अलग अलग बताए गए हैं। तो छत के लक्षण क्या हैं? कास है, रक्त वमन,
एपिमेडमेसिस और ओरल प्रदेश में पीड़ा। फिर क्षीण के लक्षण क्या हैं? सरक्त मूत्रत्वम, रक्त के साथ मूत्र आ रहा है, हिमेचूरिया यानी यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो पहला तो लक्षण यही हुआ क्षीण का, सरक्त मूत्रत्वम। पार्श्वग्रह, स्टिफनेस इन चेस्ट, पार्श्वग्रह का मतलब स्टिफनेस इन चेस्ट। पृष्ठ मतलब बैक साइड, स्टिफनेस इन बैक। और कटिग्रह, लंबर रीजन में स्टिफनेस। पार्श्व, पृष्ठ, कटिग्रह, ये एक साथ चरक ने लिखा है, सरक्त मूत्रत्वम, पार्श्व, पृष्ठ, कटिग्रह। तो देखिए नीचे जो भी हमने आपको बताया है, अव्यक्तम लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति, सिर्फ तस्य की जगह तेषाम आ जाएगा तो ये वात व्याधि का हो जाएगा। और अगर तस्य है तो ये छदक्षीण का है। याद कैसे रखेंगे? यक्ष, यक्ष यानी कि तस्य में य आ रहा है, तो य अगर है तो ये छदक्षीण वाला है। यक्ष, यह मतलब छदक्षीण। तो अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, और यही तस्य की जगह अगर तेषाम हो जाएगा तो वो वात व्याधि का श्लोक हो जाएगा। फिर देखिए पहली लाइन क्या है? छद की है, और दूसरी लाइन क्या है? क्षीण की है। छद का लक्षण क्या है? उरोरुक, उरह प्रदेश में वेदना। उरह है, उरु नहीं है, उरह यानी चेस्ट रीजन में वेदना होगी। शोणित छर्दी, रक्त की छर्दी यानी वमन करेगा, रक्त का वमन करेगा। कासो, कास यानी कास का वेग उत्पन्न होगा। ये विशेष रूप से छद के लक्षण बताए हैं, ठीक है ना। उर्वरोग, शोणित छर्दी और कास, ये तीन जो है छद के लक्षण हैं। फिर अगली लाइन में कह रहे हैं, वही श्लोक है, अगर देखिए 11-13 का है, 11-13 का ये है, तो वहां पे दोनों लाइन साथ में ही है चरक में। तो ये छद का हुआ। क्षीण देखिए, क्षीणे क्या, क्षीण में क्या होता है? सरक्त मूत्रत्व, मतलब क्षीण में रक्त के साथ मूत्र आएगा। और पार्श्व, पृष्ठ, कटिग्रह, याद रखिएगा पहली लाइन छद की है और दूसरी लाइन क्षीण की है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग साध्यता और असाध्यता की। कई जगह हम लोग पढ़ते हैं, निम्न लक्षणों से युक्त छदक्षीण का रोगी साध्य कब होगा? जब रोगी बलवान होगा। भाई जब रोगी बलवान होगा तभी व्याधि से लड़ पाएगा वो। नूतन रोग यानी अर्ली स्टेज में, बिल्कुल नया नया रोग हो। जठराग्नि दीप्त हो उसकी, है ना, जिससे उसका आहार अच्छा हो, गुड एपिटाइट हो। अल्प लक्षणों से युक्त, मतलब व्याधि के लक्षण उसमें पूर्ण रूप से उत्पन्न न हुए हों, कम ही रहे, मिनिमल साइन सिम्टम, ये सभी साध्य के लक्षण हैं। असाध्य क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, संवत्सर। संवत्सर मतलब होता है 1 वर्ष पुराना, यानी क्रोनिक हो गया, 1 वर्ष पुराना। रोगी अगर दुर्बल रहेगा और सारे के सारे लक्षण, रटना नहीं है, कहाँ कहाँ रटोगे। तो जहां भी आएगा साध्यता असाध्यता आपको ऐसे लिखना है। हाँ, जहाँ पे एक प्रॉपर टाइम दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे 1 वर्ष पुराना दे दिया गया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस व्याधि में 1 वर्ष पुराना होने पर यह असाध्य हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं चिकित्सा सिद्धांत क्या है इसमें। सर्वप्रथम प्रवृत्त रक्त को रोकने का उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए संधानी द्रव्यों का प्रयोग करेंगे हम। संधानी मतलब रक्त को बाहर निकलने से यहाँ पे हमको रोकना है, ठीक है। धातु क्षय दूर करने के लिए बृंहण द्रव्य का प्रयोग करेंगे। व्यवाय वगैरह से अधिक करने से उसका धातु क्षय भी हो गया है ना, तो बृंहण द्रव्य का प्रयोग करेंगे। अग्नि वृद्धि के उपाय करने के लिए दीपन पाचन द्रव्यों का, क्योंकि अभी हमने देखा अगर उसकी अग्नि दीप्त है, उसकी एपिटाइट अगर ठीक है, तो उसकी व्याधि साध्य रहेगी, यानी उसको हम अग्नि वृद्धि करने का उपाय करेंगे। राजक्षमा की चिकित्सा में वर्णित चिकित्सा सिद्धांतों का प्रयोग, हमने कहा था अभी स्टार्टिंग में कि राजक्षमा और छदक्षीण का चिकित्सा सिद्धांत लगभग और लगभग समान है, ठीक है ना। तो वहाँ जो भी चिकित्सा बताई गई है वो प्रैक्टिकली यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो राजक्षमा की चिकित्सा में वर्णित जो भी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है, तीतोपलादी, ताली शादी वगैरह वगैरह, जो भी वहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। जीवन त्यागी करके एक योग था वहाँ पे, है। यवानी शाडो चूर्ण किसमें था? राजयक्षमा में। सभी योग याद रखिए। देखिएगा थोड़ा सा ये अलग से पूरा मैं फास्ट रिवीजन आपको दे रहा हूँ।
चरक ने छत्रछीण चिकित्सा का वर्णन स्वतंत्र अध्याय में किया है। छत्रछीण का निदान क्या है? धनुष की डोरी को अत्यधिक खींचना, भारम उदहतो गुरम, मतलब बहुत अधिक भारी सामान को उठाना, विषम स्थान से गिरना, अपने से बलि के साथ युद्ध करना, वृष यानी बैल को बोलते हैं, बैल के साथ दौड़ना, शिला काष्ठ अश्म निघारतान, उच्च स्वर में पढ़ना। इन सभी उच्च स्वर में पढ़ना, बहुत चिल्ला के पढ़ना नहीं है, है ना, जैसे हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना, ऐसा नहीं करना है। दौड़ना, महानदी को तैर कर पार करना, हय सह धावता, ये देखिए वृष के साथ दौड़ना भी, और हय मतलब घोड़ा को बोलते हैं, घोड़े के साथ दौड़ना। इन कारणों से जो होता है उरह छत होता है। और क्या कह रहे हैं? स्त्री तो चाति प्रसक्त, मतलब स्त्री के साथ बहुत अधिक विवाह, रुक्ष अल्प प्रमिदाशन, यह भी एक कारण है। ये सारे के सारे निदान अभी हम लोगों ने इसके पीछे भी पढ़ा। फिर लक्षण क्या है? वक्ष में रुजा, पार्श्व रुजा, वीर बल वर्ण रुचि अग्नि क्षय, ज्वर मनोदैन्य विडभेद दुष्ट श्याव दुर्गंध, पीत विग्रथित श्लेष्मा का रक्त के साथ आना, शुक्र एवं ओज क्षय होने से रोगी अत्यंत क्षीण हो जाता है। अभी एक श्लोक आया था, हमने कहा था अभी उत्तरार्ध में, अभी चरक में पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। तो ये वाला भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसका लक्षण वाला जो है। एक तो लक्षण हमने आपको छत का अलग बताया, क्षीण का अलग बताया, सरक्त मूत्रत्वम, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, वो बताया ना, वो तो अलग है, वो क्षीण का लक्षण है। छत का क्या बताया मैंने? पहला वाला जो था काश था, रक्त है, रक्तवमन, हाँ, और एक पूरा प्रदेश में पीड़ा, रक्त स्थल में पीड़ा, वो छत क्षीण अलग याद रखिएगा, छत का क्षीण का। फिर एक लक्षण अभी श्लोक आएगा जब अभी बुक पढ़ाएंगे वहां पे, तो वहां पे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। साध्यता साध्यता भी हमने आपको बता दिया। अल्पलिंग यानी कि दोष के लक्षण अगर अल्प मात्रा में रहेंगे, दीप्ताग्नि अगर उसकी अग्नि दीप्त है, नवीन रोग है एवं बलवान रोगी है तो ये साध्य हो जाएगा। याप्य कैसा है? याद रखिएगा, याप्य 1 वर्ष वाला याप्य है। परिसंवत्सरो यानी कि जो 1 वर्ष वाला है वो याप्य हो, वहां पे शायद असाध्य में था, तो याद रखिएगा 1 वर्ष वाला सही बात है, याप्य ही होगा। और असाध्य कैसा होगा? सभी लक्षणों से युक्त दुर्बल रोगी रहेगा, जठराग्नि उसकी मंद रहेगी, तो ऐसे केस में असाध्य हो जाएगा। चिकित्सा थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। लाक्षा का मधु एवं पय के साथ सेवन, लाक्षा का सेवन मधु एवं पय मतलब क्षीर के साथ सेवन। फिर इसके बाद इक्षु बालिका विष ग्रंथि कमलना, विष मतलब कमल को बोलते हैं, पद्म केशर चंदन का मधु एवं पय के साथ संधनार्थ प्रयोग। संधनार्थ मतलब जो रक्त वमन हो रहा था, अभी वहां पे आया था, संधान करेंगे उसका मतलब उसको रोकेंगे, हिमेटोमेसिस को रोकना है तो इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। इक्षु बालिका बेस ग्रंथि पद्म केशर और चंदन, इनका मधु और क्षीर के साथ प्रयोग करेंगे। रक्त की अति प्रवृत्ति होने पर चटकांड रस अथवा छाग यानी बकरी एवं जांगल पशु रक्त का पान करना चाहिए। सामान्य सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारण, अगर रक्त का क्षय हो रहा है तो रक्त का पान करने के लिए बताया है। फिर कह रहे हैं मूढ़वात की स्थिति में अजामेध को मध्य एवं सैंधव के साथ, मूढ़वात की स्थिति में अजामेध और मध्य का सैंधव के साथ प्रयोग करना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्षीणता को दूर करने के लिए क्रव्याद मांस निर्युह इंपॉर्टेंट है, क्रव्याद मांस निर्युह, क्रव्याद मांस निर्युह, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्षीणता को दूर करने के लिए। औषध योग एलादि गुटिका अमृत प्राशघृत भी यहाँ आएगा, स्वदंष्ट्रादिघृत, ये इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। सब इंपॉर्टेंट योग बता रहे हैं, एलादि गुटिका भी इंपॉर्टेंट है, अमृत प्राशघृत भी इंपॉर्टेंट, स्वदंष्ट्रादिघृत, देखने से लगता है कि स्वदंष्ट्रा तो गोक्षुर का पर्याय है, तो ये तो मूत्र वृक्ष वगैरह में जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्वदंष्ट्राघृत का वर्णन छत्तीसगढ़ चिकित्सा में आया है। सर्पी गुण 4 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं, वो भी अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सैंधवादि चूर्ण, अब सैंधवादि कुछ अन्य योग भी है, कहाँ कहाँ आए वो बताएंगे। चूर्ण जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। शाडव, वहां पे यवानी शाडव चूर्ण था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शाडव है। और क्या है? नाग बलाकल्प, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाग बलाकल्प, एक कर्ष एक पल तक इसका प्रयोग करते हैं, मंडूक पर्णी शुंठी मधु, इन सब की बात यहाँ पे की गई है। और एक बात, छत्तीसगढ़ की अगर उपेक्षा करेंगे तो राजक्षमा हो जाएगा। निदानार्थ कर रोग, मतलब हम कह सकते हैं
कि छत छीण से ही राजक्षमा हो सकता है, यानी राजक्षमा का प्री स्टेज हुआ छत छीण। फिर लास्ट एक पेज यहाँ पे और है, क्या है ये, शॉर्ट में देखिएगा, निदान वृषम हयम व धावंतम। वृष यानी बैल, हय मतलब घोड़े के साथ दौड़ना, महानदी को तैरकर पार करना, स्त्री अति प्रसंग, रूप अल्प प्रमित आहार का सेवन, ये इंपॉर्टेंट है आपका निदान। ठीक है, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम। तस्य हमने बताया यक्ष से आपको याद रखना है। लक्षण क्या है, पूर्व रूप, शोणित छवि, काश, विशेष के छते, विशेष के छते, देखिए यहाँ छते आया है ना, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर छीण का इधर है, स रक्त मूत्रत्वम पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, साध्यता साध्यता परिसंवत्सरो याप्य, यानी परिसंवत्सर वाला 1 वर्ष पुराना जो है याप्य होगा। चिकित्सकीय योग रिपीट कर रहे हैं, लाक्षादि क्षीर, जो भी वहां पे पहला आया था ना, उसमें लाक्षादि क्षीर नाम दे दिया उसको। एलादि गुटिका, चटकांड रस, छाग रक्तपान, कोई बकरी का जो रक्त दे रहे थे बहुत अधिक ब्लीडिंग हो जाने पे, अमृत प्राशघृत, सर्पी गुड़, स्वदंष्ट्राधिकृत, सर्पी मोदक, ये भी आएगा, और सैंधवादि चूर्ण। और एक और है धात्री फलाद्य घृत, ठीक है ना, धात्री फलाद्य घृत, ये सभी योग इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सब आपको भी भेज दिया है व्हाट्सएप पे। नागबला कल्प हमने बताया है, आधा कर्ष विवर्धितम फलम क्षीरम युक्तम मांसम, सिर्फ इतना ही रख के दे देगा तो आपसे पूछ लीजिएगा कहाँ का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा नागबला का है, छत्छीण का। आधा कर्ष बढ़ाते हुए 1 मास तक सेवन, और लिखा हुआ है अगर मूढ़वात, उरह छत में मूढ़वात हो जाए तो क्या करेंगे, अजामेध, अजामेध सुराभृष्टम सैंधवम, याद रखिएगा, अभी ऊपर भी आया था मैंने बताया। और उपेक्षा करने पे यक्ष्मण, उपेक्षा, छत्छीण की उपेक्षा करने से राजक्षमा होने की संभावना रहती है। अब इसके बाद हम लोग चरक उत्तरार्ध पे आते हैं, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग चरक उत्तरार्ध पे, 11वां चैप्टर है, जैसा भी लोग पीछे भी बताएं। चिकित्सा के उत्कृष्ट विषयों की ज्ञाता, उदार कीर्ति ब्रह्मर्षि पुनर्वसवाते, उदार कीर्ति, याद रखिए, उदार कीर्ति ब्रह्मर्षि किसके लिए आया है, ये पुनर्वसवात्रे के लिए आया है। अग्निवेश ने कहा है, गुरु जी को अच्छा से संबोधन दिया है। फिर देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, वृषम हयम व धावंत्यम, धावंतम अदभ्यम व अन्यम, मतलब वृष और हय के साथ, घोड़े के साथ जो दौड़ता है ना। स्टार्टिंग देखिए आया है धनुषो, जो बहुत अपनी अधिक शक्ति से भी अधिक बल लगाकर धनुष की डोरी को चढ़ाता है, अपनी शक्ति से अधिक भार को ढोता है। देखिए भारम उदाहतो गुरु, मतलब बहुत भारी सामान को उठाता है, ढोता है, सिलेंडर लेके छत पे 4 मंजिला चढ़ता है, इस तरीके का है ना। पततो विषम चेभ्यो, विषमो चेभ्यो ही लिखा हुआ है। क्या करता है, अपनी शक्ति से भार ढोता है, जो विषम का उच्च स्थल से गिरा हो, है ना, बहुत ऊंचाई से गिर गया हो, जो अपने से अधिक बलशाली पुरुष के साथ युद्ध करता हो, बल भी युद्धता, बहुत बलवान व्यक्ति के साथ युद्ध करता है ना। फिर ये वाली लाइन क्या है, वृषम हयम, बैल या घोड़े के साथ दौड़े, भाई उनकी गति अलग होगी, उसके साथ दौड़ोगे कहाँ जाओगे। अन्य दमन योग का दमन करता हुआ तथा पकड़ता हो, अथवा पत्थर काट, पत्थर के टुकड़ों को एक फेंक, वही हमने बताया जो गोला फेंक है ना, शिला, काष्ठ और पत्थर, इन सभी चीजों को फेंके बहुत दूर तक, है एकदम क्रिश टाइप का, दुबला पतला है, कमजोर है, और बहुत दूर तक उसको फेंकने का प्रयास करे। अत्यंत उच्च स्थान पर या दूर तक शीघ्रगामी सवारी के साथ दौड़ता हो, अथवा महानदी को तैरकर पार करता हो, अथवा घोड़े के साथ दौड़ता हो। ठीक है, देखिए हय स धावता है एक बार यहाँ है, और यहाँ पे विषम हयम व धावंत 2 बार है, तो शायद ध्यान न रहा तो उन्होंने हय को दोबारा भी कर दिया है। एक बार वृष और हय के साथ धावन दिया हो, यहाँ पे फिर हय के साथ धावन दिया हुआ, तो 2 बार आ गया, ध्यान रखिए। अन्य किसी क्रूर कर्म से अत्यधिक आहत हो, ऐसे पुरुष का वक्ष जो है फट जाने से बलवान व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है ना, विक्षते वक्ष से, उसका वक्ष जो होता है विदीर्ण हो जाता है, उसमें क्षत हो जाता है, और व्याधि जो होती है यह बलवान व्याधि छत्छीण उत्पन्न होती है उसमें। तो ये निदान थे। एक ही हमने हैंड रिटन लिखा हुआ है, अष्टांग संग्रह में सद्य छत में लाक्षा बताया गया है,
सद्य छत में लाक्षा का प्रयोग, और क्षय छत, क्षय के द्वारा जो छत या क्षय युक्त जो छत हो रहा है उसमें नागबला का प्रयोग होता है। अभी इसमें भी आया है नागबला, कल्प अभी हमने आपको बताया कि 1 महीने तक सेवन करते हैं, तो नागबला का प्रयोग अष्टांग संग्रह में भी आया है क्षय छत में प्रयोग करने के लिए। अष्टांग हृदय में संधान के लिए लाक्षा का प्रयोग या क्रिमिजा लाक्षा को बोलते हैं। अभी आया था ना यहाँ पे, अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो संधान करेंगे, अभी जो हमने बताया अभी फिर बताएंगे। तो अष्टांग हृदय में संधान करने के लिए क्रिमिजा यानी कि लाक्षा का प्रयोग बताया गया है। क्रिमिजा लाक्षा का सिनोनिम है। एलादि गुटका चरक ने छर्षीण में बताया है। वैसज रत्नावली ने एलादि गुटका को रक्तपित्त में बताया है, हम पीछे भी ये चीज बता चुके हैं। बीआर यानी भैसज रत्नावली ने एलादि गुटका रक्तपित्त में बताया है, और चरक ने एलादि गुटका छर्षीण में बताया है। यवानी शाडव चूर्ण हम लोग राजक्षमा में पढ़ के आए हैं, और सिर्फ शाडव जो है आपका छर्षीण में अभी हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। स्वदंष्ट्रादिघृत याद रखिएगा, स्वदंष्ट्रादिघृत ये रक्तज मूत्र वृक्ष में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और यहाँ भी है। स्वदंष्ट्राघृत 2 जगह है, कंटेंट अलग अलग हो सकते हैं, नाम एक ही है। आपका छत्तीसगढ़ में भी है, और रक्तज मूत्र वृक्ष है, और कहाँ आएगा ये शायद त्रिमर्मी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्वदंष्ट्रादिघृत रक्तज मूत्र वृक्ष में भी है। 4 सर्पिगुण है। चक्रदत्त ने सर्पिगुण का प्रयोग राजक्षमा में बताया है, ठीक है, और चरक ने छर्षीण में बताया है। सर्पी मोदक अलग से लिखा हुआ यानी कि अलग चीज है ये छर्षीण में। हाँ, सैंधवादी तैल जो होता है पुरुस्तंभ और वात योनि व्यापक में पढ़ेंगे। सैंधवादी तैल जो है पुरुस्तंभ, आखिरी का चैप्टर जो है वात व्याधि, वात रक्त, उरुस्तंभ, योनि व्यापक 4 चैप्टर जो हैं, वहां पे सैंधवादी तेल उरुस्तंभ में आएगा, और वात योनि व्यापक में सैंधवादी तेल का प्रयोग चरक ने बताया है। सैंधवादी चूर्ण का प्रयोग किसमें है? उरह छत में। सैंधवादी चूर्ण का प्रयोग उरह छत में बताया है, अभी जो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। नागबला कल्प की बात करते हैं। आधे कर से प्रारंभ कर प्रतिदिन आधा आधा कर्ष बढ़ाते हुए एवं 1 पल तक ले जाते हैं, एवं घटाते हुए फिर आधा कर्ष तक लाकर 1 मास तक दुग्ध आहार का सेवन यानी 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ दुग्ध का सेवन कराते हैं। तो नागबला कल्प में सिर्फ इतना याद रखिए, आधा कर्ष से प्रारंभ करते हैं, आधा आधा बढ़ाते हुए 1 पल तक ले जाएंगे, फिर घटाते हुए आधा कर्ष पे लाना है। आधा कर्ष से बढ़ाएंगे, 1 पल तक ले जाएंगे, फिर आधा कर्ष पे ले आएंगे, और 1 महीने तक दुग्ध का सेवन कराएंगे। इसी प्रकार वहीं पे लिखा हुआ है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे नागबला का कल्प बताया, उसी प्रकार मंडूक पर्णी, शुंठी और मध्यष्टि का भी कल्प प्रयोग करना चाहिए। तो कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मंडूक पर्णी, शुंठी, मुलेठी और नागबला, इन चारों के कल्प का प्रयोग चरक ने बताया है। हमने जो अभी तक देखा है कल्प का प्रयोग वहीं आता है जहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले उसको बढ़ाते हैं डोज, फिर ले आगे घटा देते हैं, इतने टाइम तक बताया गया है ना, जिसको कल्प बोलते हैं। नागबला कल्प। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे कुछ और बातें बताई हैं। जो व्यक्ति अत्यंत रूक्ष अन्न, ये देखिए वहां भी हमने बताया था, ये 8वां श्लोक दिख रहा है, ये स्त्री सुच अति प्रसक्तस्व रूक्ष अल्प प्रमिताशन, अभी पीछे बताया था। अति स्त्री प्रसंग रूक्ष अल्प प्रमिताशन भोजन, इससे क्या होगा? धातु क्षय होगा, ठीक है ना। जो व्यक्ति अत्यंत रूक्ष अन्न, अल्पाहार, प्रमित आहार का सेवन करता हुआ मैथुन में अधिक रूप से आसक्त रहता है, उसके वक्ष स्थल पर पीड़ा होती है, उसका वक्ष प्रदेश फट जाता है, टूटने के समान पीड़ा होती है। इसके बाद दोनों पार्श्वों में पीड़ा होने लगती है, अंग सूखने लगते हैं, शरीर में कंप उत्पन्न होता है। और इम्पोर्टेंट क्या है? क्रम से, ये शब्द इम्पोर्टेंट है, क्रम से वीर्य, बल, वर्ण, रुचि और अग्नि पूछा गया है, क्रम पूछा गया था, ये क्रम से क्षय होते हैं। क्रमाद, देखिए शब्द आया क्रमाद, वीर्यम, बलम, वर्णो, रुधिरम, अग्निश्च हीयते, ठीक है ना, क्रम से होता है।
ट्रिक बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। तो इसको क्रम याद रखना है आपको, वीर्य, बल, वर्ण, रुचि और अग्नि। पूरा छत का पूर्व रूप हमने आपको बताया था कि तस्य रहेगा तो यक्ष, छदछिण, और तेषाम हो जाएगा तो व्याध व्याधि, और मैंने यहाँ पे यक्ष लिखा भी है जिससे हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो ये पूरा छत का पूर्व रूप हो गया, अव्यक्त लक्षण। फिर इसके बाद कुछ योग यहाँ हमने लिखा है, एला मधु एवं सैंधव के साथ अमृत समान है। एला मधु एवं सैंधव के साथ अमृत समान है। एला मधु एवं सैंधव के साथ अमृत समान है। एलादि गुटिका, सैंधव चूर्ण, मधुकादि योग, मधु से मधुकादि योग, सैंधव से सैंधव चूर्ण, लाक्षादि क्षीर, अमृत प्राशगिरित, अमृत समान है, अमृत प्राशगिरित, और एक इक्षु बालिकादि क्षीर, इसको अलग से याद करिएगा। अब ए ला, ए से एलादि हो गया, ला से लाक्षादि हो गया, याद रखिएगा इसको। एला में दोनों से अलग अलग है, एला में ए से एलादि गुटिका, ला से लाक्षादि क्षीर, मधु से मधुकादि योग, सैंधव से सैंधव चूर्ण, अमृत, अमृत प्राशगिरित, और एक है इक्षु बालिका क्षीर। अब देखिएगा, अभी हमने आपको बताया था उरह छत का लक्षण, पहला लाइन का फर्स्ट हाफ उरह छत का होगा और दूसरा किसका होगा, क्षीण का होगा। तो उरो रूप शोणित छर्दि कासो वैशेषिक छते, ये छत का हो गया, पूरा छत मैंने एरो बना के लिखा हुआ है, यानी इतना किसका हो गया, ये पूरा छत का हो गया। वक्ष स्थल पे वेदना होगा, रक्त वमन होगा, कास, ये सभी पूरा छत पे हो गए। फिर इसके बाद क्षीणे सरक्त मूत्रत्वम, क्षीणे सरक्त मूत्रत्वम पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, ये बीएचयू में पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। कि छत, पूरा छत का अलग लक्षण हो गया, ये क्षीण का है, क्षीण में रक्त में जो रक्त के साथ मूत्र आएगा, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। फिर देखिए साध्यता, साध्यता की बात अभी हम लोग ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। परिसंवत्सर यानी 1 वर्ष वाला जो है याप पे हो जाता है। एक्चुअली वहाँ हिंदी में असाध्य लिखा, उसको काट के सही कर लीजिए, याप पे कर लीजिए। हिंदी में असाध्य लिखा हुआ है, वहीं से शायद वहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है अजय शर्मा सर वाली बुक में। तो 1 वर्ष पुराना श्लोक में जो आया है उसको याद रखिएगा, परिसंवत्सर, परिसंवत्सर मतलब संवत्सर, 1 वर्ष पुराना याप पे होता है। पूरा छत से पीड़ित रोगी बलवान हो, रोग नूतन हो, उसकी जठराग्नि दीप्त हो, तो वो क्या होता है, साध्य होता है। 1 वर्ष पुराना याप पे है। और उसके विपरीत अगर रोगी कमजोर है, अग्निमंद है, तो वो सब क्या है, और रोग के लक्षण पूर्ण रूप से आ जाएं तो क्या होगा, असाध्य हो जाएगा। चिकित्सा की बात करते हैं, ये सब अभी हम बता चुके हैं आपको, जस्ट फॉर रिवीजन। वक्ष प्रदेश में छत हो गया हो ऐसा जानकर तत्काल ही, वहां पे कहा था लाक्षादि क्षीर पान, तो लाक्षा, मधु और दूध ये मिलाकर उसको पीने के लिए देना चाहिए। जब औषधि डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, तो दूध में चीनी मिलाकर उसके साथ अन्न का सेवन करें। पार्श्व और बस्ती में वेदना होने पर, शरीर में पित्त एवं जठराग्नि की अल्पता हो तो लाक्षा चूर्ण को मदिरा में मिलाकर, अभी ये भी हम बता चुके हैं, लाक्षा चूर्ण को मदिरा में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। अतिसार हो रहा है तो नागर मोथा, अतिविषा, पाठा, ठीक है ना, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। लाक्षा का प्रयोग मधु व दूध के साथ बताने का तात्पर्य है कि 2 तोले लाक्षा, अब ये अपने से विमर्श में बताना, फिर आपको इतना याद रखना है कि लाक्षा, मधु और क्षीर का प्रयोग, ठीक है। अतिसार हो रहा है तो मुस्ता का प्रयोग करना है अतिविषा के साथ। अगर अतिसार हो रहा है तो मुस्ता का प्रयोग अतिविषा के साथ में। आपको बता दें कि नागर मोथा, अतिविषा, पिपली, कर्कट सिंगी, ये 4 जो होते हैं किसके कंटेंट हैं, बाल चातुर्भद्र चूर्ण के, और बाल चातुर्भद्र चूर्ण बालातिसार की श्रेष्ठ औषधि है। 2 तो यही हो गए, नागर मोथा, अतिविषा। 2 और क्या बताया हमने, कर्कट सिंगी और पिपली। यानी कि हम देख सकते हैं कि नागर मोथा और अतिविषा का जो है
एंटी डायरियल इफेक्ट भी होगा, तभी वहां बाल चातुर्भद्र में भी प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ चरक में भी अतिसार में बताया है। ठीक, याद रखिएगा। बाल चातुर्भद्र चूर्ण के चारों कंटेंट भी याद रखिएगा, वो पीडिया में पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो अतिसार में नागरमोथा, अतिविषा, पाठा और पुरैया की छाल। फिर अभी हमने आपको बताया था इच्छु बालिकादि क्षीर, अभी ऊपर ही बताया था। लाक्षादि क्षीर हो गया, इच्छु बालिकादि क्षीर हो गया। फिर इसके बाद उरछत में यव का प्रयोग। यव का प्रयोग अभी पीछे किसी व्याधि में बताया था, प्रमेह में या कहीं आया था, याद रखिएगा उसको भी। और यव का प्रयोग यहाँ भी है, यव का प्रयोग यहाँ भी है। यव का सत्तू, चीनी और मधु मिलाकर देना है, याद रखिएगा। यव चरक में छरछीण में भी बताया है। मधुकादि योग अभी फार्मूले में आया था, मधु। एलादि गुटका अभी पहला ही कंटेंट फार्मूले में था। क्या फार्मूला बताया मैंने ऊपर भी? एला अमृत समान है, क्या था पूरा, जल्दी बोलो फटाफट। सर एला मधु एवं सैंधव के साथ अमृत समान है। हाँ, तो मधु से मधुकादि योग हो गया, सैंधव से अभी सैंधवादि चूर्ण हुआ। अमृत, अमृत अभी आ ही रहा है। एला से हमने बताया एलादि गुटका, ला से लाक्षादि हो गया, ठीक है ना। एलादि गुटका, लाक्षादि क्षीर अभी ऊपर हमने आपको बताया। एलादि गुटका, इसमें इंपॉर्टेंट इसकी भावना है, भावना मधु के साथ, मतलब इसकी भावना अनुपान नहीं बता रहे हैं, भावना है मधु इसमें, याद रखिएगा। और एलादि गुटका को भैषज रत्नावली ने रक्त पित्त में बताया है। और मधु के साथ संयोग कर एक अक्ष की, यानी कि जो गुटिका बनती है उसका प्रमाण एक अक्ष, यानी अक्ष और कर्ष एक ही चीज होता है, एक अक्ष प्रमाण की गुटिका बनानी चाहिए, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ आढ़्यवाद लिखा हुआ है। आढ़्यवाद उरुस्तंभ को बोलते हैं, अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। उरुस्तंभ यानी आढ़्यवाद में भी है ये। और इतनी ढेर सारी व्याधियों में एलादि गुटका का प्रयोग है। वैसे भी कास वगैरह भी जब होता है तो एलादि गुटका का प्रयोग करते हैं। और अगर रक्त स्टीवन हो रहा हो तो वहां पे आया था दक्षांड, ठीक है ना। मुर्गे के अंडे को यूज जल के साथ मिलाकर, चटक यानी गौरैया के अंडे के रस को यूज या जल के साथ मिलाकर, बकरे या जांगल पशु पक्षियों के रक्त को यूज या जल के साथ, ठीक है ना। चटकांड रस, दक्षांड और छाग, बकरे के दूध, सॉरी मांस इत्यादि को, रक्त को जल के साथ मिलाकर पिलाना चाहिए, है ना। रक्त स्टीवन में क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो तो रक्त कृति की प्रवृत्ति में इतनी चीजें बताएं, ठीक है ना। और रक्त स्टीवन क्या करेंगे, चूर्णम पौनर्नवम, यहाँ पे गधा पूर्ण यानी पुनर्नवा की बात कर रहे हैं, बोरेविया डिफ्यूजा की बात कर रहे हैं, जिसको शोथग्नि भी कहा गया है। रक्त शालित तंगुरु शर्करम, और उस पुनर्नवा के मूल का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लाल चावल का चूर्ण, इनका कपड़ से चूर्ण बनाकर पुनर्नवा, देखिए हमने यहाँ लिख लिया क्योंकि चैप्टर चेंज हो गया, हमको याद कैसे रहेगा, तो हमने यहाँ पे देखिए पुनर्नवा मूल प्लस रक्त चावल, है ना, रक्तशाली, रक्त चावल को ही चाहे रक्तशाली, पुनर्नवा रक्तशाली, इनका चूर्ण बनाकर द्राक्षा के साथ और दूध के साथ, घृत के साथ में सेवन करना है, कैसे, मिश्री मिलाकर, याद रखिएगा। ये भी क्या है, रक्त स्टीवन की चिकित्सा। सिर्फ यही नहीं, कहीं भी रक्त स्टीवन हो रहा है तो यहाँ पे इस योग को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पुनर्नवा वाला योग याद रखिएगा। इसके साथ में रक्तशाली भी है। तालिशादि चूर्ण पीछे आया था, मूढ़वात में बताया था, वहां भी याद आ रहा है। राजक्षमा में तालिशादि चूर्ण आया था, तो वहां हमने आपको मूढ़वात में वो भी बताया था। तो मूढ़वात में तालिशादि चूर्ण भी हो गया और ये भी हो गया। और एक और आया है आगे पांडु में आएगा, दाडिम घृत, यानी कि इन तीनों योगों में मूढ़वात, तालिशादि चूर्ण, दाडिम घृत, इसको नाम क्या दे रहे हैं, मधुकादि, मधुकादि योग ही बोलेंगे उसको।
पहला कंटेंट मधु, तो ये मधु का आदि योग हो गया। उसका पहला कंटेंट क्या है? मधुक है। मधुक मतलब महुआ को बोलते हैं। पहला कंटेंट मधुक है, याद रखिएगा। ये भी जो है आपका मूढ़ वाक्य में प्रयोग किया गया है, मधुक, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये मधुक वाला योग जो है कोई नाम नहीं दिया गया है इसमें। अमृत प्राशकृत, अमृत समान है अमृत प्राशकृत, ठीक है ना। नष्ट शुक्र छद क्षीण दुर्बल व्याधि, यानी शुक्र का क्षय हो जाएगा, छद क्षीण है, दुर्बल यानी कृष्णा अगर है ना, स्त्री प्रसंग से बहुत कृष हुआ है, वर्ण स्वर हानि हो गया है, तो यहाँ पे जो है अमृत प्राशकृत का प्रयोग लाभकारी है। साथ ही साथ काश, हिक्का, ज्वर, श्वास, दाह, तृष्णा, ठीक है ना, इन सभी में इसका प्रयोग कर। पुत्रदम, दैट इज इम्पोर्टेंट, हमने यहाँ पे गोला बनाया हुआ है, पुत्रदम, ठीक है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है? पुत्र देने वाला, यानी कि एक तरीके से चाहे उसको आप पुंसवन के लिए कहिए, चाहे भोजनी बढ़ाने वाला कह लीजिए, पुत्रद है, पुत्र को देने वाला है अमृत प्राशकृत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद स्वदंष्ट्राघृत, हमने बताया था स्वदंष्ट्रा तेल जो है वात व्याधि में है, और स्वदंष्ट्राघृत जो है अभी आप रक्तज मूत्र वृक्ष में भी पढ़ेंगे, है ना। धनु, स्त्री, मध्य, भार, अद्व, खिन्ना नाम, है ना, इन सभी में स्वदंष्ट्राघृत का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। स्वदंष्ट्राघृत क्या है? अधिक धनुष के चलाने से, जो बहुत ज्यादा धनुष चलाता हो, अधिक स्त्री प्रसंग करता हो, मद्यपान बहुत अधिक करता हो, बहुत अधिक भार ढोता हो, पैदल चलता हो, है ना, इन सभी से जो क्षीण हो जाए, उन सभी के लिए स्वदंष्ट्राघृत लाभकारी होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऑल करके परेशान कर देते हैं, तो आप पढ़े रहिए। सर्पिगुड़ अभी हमने पीछे भी बताया, जो हैंड रिटन था हमारा, सर्पिगुड़ चक्रवर्त ने राजक्षमा में बताया है। फिर यहाँ पे प्रथम सर्पिगुड़, याद रखिएगा, प्रथम सर्पिगुड़ का पहला कंटेंट क्या है? धात्रीफल। तो जो सर्पिगुड़ का पहला कंटेंट है वो आंवला है, याद रखिएगा, धात्रीफल आंवला को बोलते हैं। तो जो मार्क किया है, याद रखिएगा, प्रथम सर्पिगुड़ धात्रीफल, ठीक है ना। दूसरा सर्पिगुड़ आया, मात्रा इसकी 1 तोला है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे सर्पिगुड़ की मात्रा दे रखी है, तो उसकी मात्रा याद रखिएगा, 1 तोला। सॉरी, तीसरा सर्पिगुड़ है वो, शायद एक पेज छूट गया है, याद आ रहा, 347 हुआ, हाँ, एक पेज छूट गया है। मुझे इतना याद है कि 1 तोले की मात्रा जो है तीसरे सर्पिगुड़ की है कुछ नहीं, बस आपको तीसरे सर्पिगुड़ में उसकी मात्रा याद रखनी है, 1 तोला, ठीक है ना। इतना याद रखोगे तब गलती पकड़ पाओगे। मुझे समझ में आ गया कि मेरा एक पेज छूट गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये 1 तोला जो मात्रा है, ये तीसरे सर्पिगुड़ की है। और चौथे सर्पिगुड़ में ऐसा कुछ नहीं याद करना है, तो ये 4 सर्पिगुड़ के बाद आता है 5वां सर्पी मोदक। इसमें वंशलोचन पड़ा हुआ है ना, जो सिकपलादी चूर्ण में भी पड़ा हुआ था, उगाचिरी वगैरह वगैरह, वृक्षयोग। देखिए यहाँ पे सर्पिगुड़ 4 सब एक साथ मैंने लिखा हुआ है। चारों सर्पिगुड़ हम लोगों ने पढ़ा, सर्पी मोदक पढ़ा, सैंधव चूर्ण पढ़ा, स्वदंष्ट्राघृत पढ़ा। स्वदंष्ट्राघृत और कहाँ आएगा? रक्तज मूत्र वृक्ष में आएगा। सैंधवादी तैल वात व्याधि और वातयोनि व्यापद में पढ़ेंगे। शाडव यहाँ पे है, यवानी शाडव राजक्षमा में है। एलादि गुटिका हम लोगों ने पढ़ा। अमृत प्राशकृत पढ़ा, इसी को पुत्रद बोला है। और इक्षु बालिका क्षीर पढ़ा। ये सारे योग हम लोगों ने अभी अभी पढ़े। सैंधवादी चूर्ण यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। सैंधवादी तैल जो है उरु स्तंभ में है। शाडव भी हमने आपको बता दिया, याद रखिएगा। शाडव में दाडिम वृक्षाम्ल, खट्टे अनार का दाना और वृक्षाम्ल, ये दोनों इसमें पड़े हुए हैं। और एक कभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो शाडव में दाडिम और वृक्षाम्ल दोनों है। खट्टे अनार का दाना 4 पल है, ठीक है ना। वृक्षाम्ल 4 पल है।
और कपित्त का गूदा जो है यानी कैथ का गूदा जो है 5 पल है, तो मेन कंटेंट क्या हुआ? कपित्त हो गया। जो सबसे ज्यादा है वो मेन कंटेंट, मेन इंग्रेडिएंट क्या हुआ इसका? शैडो का कैथ यानी कपित्त हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। थोड़ा सा यहाँ पे ददित लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता ये कपित्त होना चाहिए, ददित क्यों लिखा हुआ है। अब हिंदी में कैथ लिखा हो तो उसको कपित्त ही पढ़िए, है ना। तो मेन कंटेंट शैडो का कपित्त हो गया 5 पल, मध्यात पंचपलानी लिखा हुआ है तो वो कपित्त है, याद रखिएगा। तो दार्ढिम वृक्षाम्ल और कपित्त सभी खट्टे खट्टे वाले हैं, याद रखिएगा। फिर नागबला कल्प अभी हमने आपको बताया था कि आधे से प्रयोग, आधे कर से स्टार्ट करते हुए बढ़ाना चाहिए, फिर उसको घटा के ले आना चाहिए। 1 महीने तक प्रयोग करेंगे, 1 माह तक प्रयोग करना चाहिए। इसके सेवन काल में अन्न का सेवन न करते हुए केवल दूध पर रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हमने आपको बताया था कि इसी प्रकार से मंडूक पर्णी, शुंठी और मुलेठी का विकल्प करना चाहिए, अभी पीछे हमने बताया था। ठीक है, नागबला रसायन पाद 2, नागबला कल्प यहाँ पे है, नागबला रसायन पाद 2 में हम लोगों ने पढ़ा था रसायन में, तो याद रखिएगा। नागबला कल्प छत्तीसगढ़ में है, नागबला रसायन रसायन पाद 2 में है। एला मधु सैंधव के समान अमृत समान है। और वहां पे नागबला रसायन जो था उसका सेवन 1 वर्ष तक था, तो नागबला रसायन था उसका सेवन 1 वर्ष तक करने को था, और नागबला कल्प जो छत्तीसगढ़ में है इसका सेवन 1 माह तक करना है। छदक्षीण में यक्ष्मा, कास, रक्तपित्त की भी चिकित्सा करें, यानी छदक्षीण में राजक्षमा में जो चिकित्सा बताई गई, जो आगे कास में बताएंगे और जो पीछे रक्तपित्त में बताए थे, इन तीनों की चिकित्सा एक साथ कर सकते हैं। यक्ष्मा, कास, रक्तपित्त की चिकित्सा जो बताई गई हैं औषधियां, उनका प्रयोग आप छदक्षीण में कर सकते हैं। का से कास, य से यक्ष्मा, र से रक्तपित्त, कायर, यानी छदक्षीण में कायर की चिकित्सा। का से कास, य से यक्ष्मा और र से रक्तपित्त, इन सब की यहाँ पे चिकित्सा कर सकते हैं। और अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि निदानार्थक रोग क्या है? छदक्षीण की उपेक्षा से राजक्षमा हो जाता है। तो छदक्षीण की उपेक्षा करने पर शीघ्र ही यक्ष्मा रोग का संबंध हो जाता है, इसलिए जब तक यक्ष्मा रोग का संबंध न हो जाए उसके पूर्व शीघ्र ही छदक्षीण रोग की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दृढ़ बल का यहाँ पे योगदान है इस चैप्टर में, दृढ़ बल पूरी तरह यहाँ भी लिखा हुआ है। अब हम लोग अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे शोथ, शोथ चिकित्सा पढ़ेंगे 12वां चैप्टर। कोई क्वेश्चन अगर पूछना पहले पढ़ लीजिए, फिर आराम से कल क्लास स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है।